रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना प्रमुख द्वारा घोषित रुद्र ब्रिगेड का क्या मतलब है, जो सेना की ताकत को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। कैसे अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियां पहले से ही सैन्य सुधार कर चुकी हैं, और हम भू राजनीति के विरोधाभासों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों का गहराई से विश्लेषण करें, आइए नजर डाल लेते हैं प्रमुख डिफेंस हेडलाइंस पर। डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई 2025 को उड़ीसा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। आंध्र प्रदेश के तट पर बन रहा भारत का गुप्त परमाणु पनडुब्बी अड्डा आईएनएस वर्षा अब पूरा होने के करीब है। इसे प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाया गया है। यह अड्डा समुद्र के जवाबी परमाणु हमले करने की भारत की क्षमता को और मजबूत करता है और भारत को एक मजबूत परमाणु समुद्री ताकत के रूप में स्थापित भी करता है। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने से पहले अपनी प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसके साथ ही अस्त्र मिसाइल का परीक्षण भी होना है। आपको बता दें कि HAL ने कड़े उड़ान परीक्षणों के बाद इसको तैयार किया है। ऐसे में अस्त्रा BVRAAM मिसाइल तेजस की लंबी दूरी की लड़ाकू क्षमता को और मजबूत करेगी। नाइब लिमिटेड ने इजराइल की कंपनी एल्बिट के साथ भारत में सूर्य रॉकेट सिस्टम बनाने के लिए समझौता किया है। यह लॉन्चर 300 किलोमीटर की मारक क्षमता और यूनिवर्सल मॉड्यूलर फायरिंग कैपेबिलिटी से लैस है। यह मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती देता है और भारत की सटीक हमला करने वाली ताकत को बढ़ाता है। रोल्स रॉयस ने HAL के साथ मिलकर कैट्स वॉरियर ड्रोन के लिए जॉइंट इंजन डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा है। भारत के इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को अब हेवियर पेलोड्स और एडवांस सिस्टम्स ले जाने में सक्षम बनाया जा रहा है। भारत की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक नए संयुक्त ब्रिगेड रुद्र के गठन की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर की। वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल और द्रास की ऊंची पहाड़ियों से खदेड़कर विजय हासिल की थी। एकीकृत युद्ध क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हुए भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड की शुरुआत की है। ये एक ऐसी ब्रिगेड है जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, तोपखाना, स्पेशल फोर्सेस और ड्रोन्स शामिल हैं। एक घातक और तालमेल से युक्त युद्ध शक्ति। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होंगे। आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। सीमा पर लगातार तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सेना अब बुनियादी ढांचे, वायु रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में विरासत पर्यटन पर ध्यान दे रही है।
कारगिल विजय दिवस पर जनरल द्विवेदी ने द्रास स्थित युद्ध स्मारक पर 1999 के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मई महीने में लॉन्च हुए ऑपरेशन सिंदूर को भी याद किया, जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए चलाया गया था। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो को शामिल करके भारतीय सेना अब भविष्य के लिए तैयार एक तकनीक से चलने वाली फोर्स की ओर तेजी से बढ़ रही है, साथ ही अपने वीरों की विरासत का सम्मान भी कर रही है। तो आइए समझते हैं भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को एक बड़े वैश्विक संदर्भ में। 3 सेनाएं, 3 महाद्वीप और एक ही मकसद, आधुनिकीकरण। वॉशिंगटन से बीजिंग और फिर नई दिल्ली तक दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं अपने ढांचे, रणनीति और सैनिकों की भूमिका को पूरी तरह से बदल रही हैं। लेकिन सवाल है कि ये बदलाव के पीछे कारण क्या है? क्या बजट में कटौती, नए खतरे या फिर युद्ध के बदलते तरीके? तो आइए जानते हैं कि अमेरिका, चीन और भारत की सेनाएं कैसे खुद को नए रूप में ढाल रही हैं, ब्रिगेड दर ब्रिगेड और सैनिक दर सैनिक। यह सब शुरू हुआ था 1999 में। उस समय अमेरिकी सेना के प्रमुख एरिक शिनसेकी ने परिवर्तन की नई सोच पेश की थी, जिसका शुरू में काफी विरोध हुआ। लेकिन 2006 में जनरल पीटर शूमेकर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा पुनर्गठन देखा। भारी भरकम 15,000 सैनिकों के डिवीजन की जगह आई 4,000 सैनिकों वाली ब्रिगेड कंबाइंड टीम्स, जो पूर्ण युद्ध क्षमताओं से लैस थी, जिसमें आर्मर्ड, स्ट्राइकर और इन्फेंट्री ब्रिगेड शामिल थीं, जिन्हें एविएशन और सप्लाई यूनिट्स का समर्थन था। ये थी छोटी, तेज और वैश्विक स्तर पर तैनात होने वाली सैन्य फॉर्मेशन। फिर भी नए ढांचे ने बेहतर तालमेल, सिद्धांत आधारित संचालन और इंजीनियरिंग, निगरानी और सप्लाई क्षमताओं में सुधार का वादा किया। जहां एक ओर अमेरिका ने बजट और सैन्य जरूरतों के दबाव में अपनी सेना का ढांचा बदला, वहीं दूसरी ओर प्रशांत महासागर के उस पार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भी अपनी सेना को छोटा और चुस्त बनाना शुरू किया, ताकि वह अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को दोबारा संतुलित कर सके। 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए और 3 लाख सैनिकों की ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की। उद्देश्य था थल सेना को छोटा करना और साइबर, नौसेना और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत बनाना। पीएलए की थल सेना पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई। अब ध्यान केंद्रित था अंतरिक्ष, साइबर और मिसाइल प्रभुत्व पर। लक्ष्य विभिन्न डोमेन्स में युद्ध के लिए एक तेज, तकनीकी रूप से सशक्त सेना। भारत में सुधार सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है। ये सुधारों का मकसद 2.5 मोर्चों की जंग के लिए खुद को तैयार करना है, यानी एक साथ पाकिस्तान, चीन और देश के अंदरूनी हिस्सों में उग्रवाद से निपटने की दरअसल ये तैयारी है। 2017 में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति ने शकेटकर समिति की 1999 की सिफारिशों पर आधारित सुधारों को मंजूरी दी। इसके बाद सेना में 57,000 सैनिकों की कटौती की गई, सैन्य फार्म्स बंद हुए और सहायता इकाइयों को भी छोटा किया गया। उद्देश्य था पीठ टू टेल रेशो को संतुलित करना, युद्ध क्षमता को बढ़ाना। 31,000 सिविलियन रक्षा कर्मियों की पुनर्युक्ति, रिपेयर और लॉजिस्टिक्स चेन में सुधार और स्मार्ट सैन्य खरीद, ये सब एक उन्नत युद्ध रणनीति का हिस्सा थी।
चाहे वो अमेरिका का पेंटागन हो, चीन का पीएलए हेडक्वार्टर हो या फिर नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक, आज की सेनाओं को अब सिर्फ संख्या से नहीं आंका जा सकता। 21वीं सदी में असली ताकत लचीलेपन, एकजुटता और तकनीक से आती है। युद्ध के मैदान भले अलग हों, लेकिन सेना के ढांचे में बदलाव की रणनीति हर जगह लगभग एक जैसी दिखती है। भारत अब अपनी युद्ध शक्ति की धार तेज कर रहा है। एक साहसिक बदलाव के तहत भारतीय सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजी बना रहा है, जिन्हें रुद्र कहा जाएगा। ये यूनिट्स तेज, लचीली और 21वीं सदी की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगी और इन्हें 21वीं सदी के युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होते क्या हैं? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और ये भारत की युद्ध क्षमता को कैसे बदल देंगे? तो आइए इसे आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आईबीजी और रुद्रा की क्या बनावट होगी, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसको समझ लेते हैं ग्राफिक वॉल पे। इन्फेंट्री, भारतीय सेना के अंदर 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, तो इन्हीं इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की एक एक बटालियन या जरूरत पड़ने पर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे दो दो बटालियंस इस आईबीजी यानी रुद्रा ब्रिगेड के का हिस्सा बनेगी। और फिर बख्तरबंद टैंक, अगर रेगिस्तान और प्लेन इलाके की बात हो रही है या लद्दाख की बात हो रही है तो वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक भी इसके अंदर शामिल होंगे, जैसे आपके T-90 या अर्जुन टैंक या BMP-21 जैसी बख्तरबंद गाड़ियाँ। फिर बात करते हैं तोपखाने की। अब जब इन्फेंट्री और टैंक्स आगे एडवांस कर रहे होंगे तो उनको सपोर्ट फायर कौन देगा? वो आर्टिलरी देती है। और मॉडर्न हथियार की बात करें आर्टिलरी गन्स की तो उसमें एटैक शामिल है, धनुष शामिल है, K9 वज्रा शामिल है। तो ये वाले हथियार भी इस रुद्रा ब्रिगेड का हिस्सा बनेंगे। फिर आती है आपकी वायु रक्षा प्रणालियां यानी कि एयर डिफेंस। तो अभी हाल ही में ऑप सिंदूर में हमने देखा कि कैसे आकाश मिसाइल्स ने आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों का जबरदस्त मुकाबला किया और सबको ध्वस्त कर दिया। तो आकाश मिसाइल जो कि एक बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर लगी हुई होंगी और वो भी इन्हीं कॉलम्स के साथ साथ मूव करेंगी और चलते हुए एयर डिफेंस प्रदान करेंगी। तो ऐसे हथियार भी रुद्रा ब्रिगेड के हिस्से होंगे। फिर आप बात कर लीजिए इंजीनियर सपोर्ट की। जब लड़ाई होती है तो इंजीनियर सपोर्ट बहुत आवश्यक है। कहीं पे आपको रोड बनानी है, कहीं पे आपको डेमोलिशन करना है, कहीं पे आपको माइंस लगानी है। अगर दुश्मन ने माइन लगाई हुई है तो उन माइंस को निकालना है और अगर कोई नदी नाला आ जाए तो उसके ऊपर पुल बनाना है। तो ये सारा काम इंजीनियर्स करते हैं। तो इंजीनियर्स भी इस आईबीजी ब्रिगेड यानी कि रुद्रा ब्रिगेड का हिस्सा होंगे। और फिर बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की और सिग्नल्स की। सिग्नल्स जो कि कम्युनिकेशन प्रदान करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह, तो ये सिग्नल्स का काम होता है। तो ये भी इस रुद्रा ब्रिगेड का हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ पूरा लॉजिस्टिक एलिमेंट भी इस रुद्रा ब्रिगेड का हिस्सा होगा, यानी कि आपका खाना, आपकी रसद सामग्री, ये सब इसी का इंटीग्रल पार्ट होगा। और इसके अंदर मेडिकल भी होगा, यानी कि डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। एक छोटा मिनी हॉस्पिटल भी शामिल होगा जख्मियों का लड़ाई के दौरान इलाज करने के लिए। आईबीजी को आप एक छोटी मगर पूरी तरह तैयार एक मिनी सेना के तरीके से समझिए। इसके पास हर जरूरी ताकत होगी, जैसे इन्फेंट्री, टैंक्स, गन्स, इंजीनियर्स और यहां तक कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी। एक ही फॉर्मेशन के अंदर जो कुछ इसको चाहिए वो सब इसमें शामिल होगा। और पारंपरिक डिवीजनों की तरह जिन्हें तैयारी में कई दिन लगते थे, आईबीजी को कुछ ही घंटों में मोर्चे पर भेजा जा सकेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने कश्मीर के अंदर 15 कोर की अगुवाई करी है और काफी सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को लीड किया है। और वहीं ये आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट भी रहे हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसकी अहमियत इसलिए और ज्यादा है क्योंकि इनका ये मूल रूप से काम था कि स्ट्रेटजीज और डॉक्ट्रिन्स के ऊपर शोध करना। तो इसी से जनरल साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये जो रुद्र ब्रिगेड्स की जो बात हुई है, तो ये रुद्र ब्रिगेड क्या है और इससे सेना पे क्या फर्क पड़ने वाला है?
तो कर्नल दानवीर, सबसे पहली बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं आज आपके साथ में इस शो पे हूँ। हम दोनों ने काफ़ी ऑपरेशन साथ किए हैं। एक पलटन है हमारी, एक रेजिमेंट है, एंड वी ऑल बिलोंग, हम नाव सिखलाई के सैनिक हैं, योद्धा रहे। मुद्दे की बात यह है कि जो इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का, वो समय समय पे होना चाहिए। और पुराने समय के अंदर ये जो चेंजेस थे, ये जो बदलाव होते थे, थोड़े लंबे गैप के अंदर हुआ करते थे। अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से, और एक वॉरफेयर की जो लड़ाई की रणनीति है वो इतनी तेज हो गई है कि आपको जो सिस्टम्स हैं वो एक एजाइल, बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाले सिस्टम चाहिए। और इस इरादे से, ताकि हमारी जो फ़ौज है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसके अंदर हर एक पहलू उस एक फोर्स के अंदर हो, जैसे कि एक इन्फेंट्री बटालियन होती है, पैदल सेना वाले जवान होते हैं, और एक आर्मर्ड टैंक वाले होते हैं, कुछ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वाले हैं, आर्टिलरी वाले हैं, और एक बहुत ही अहम जो पिछले एक दशक के अंदर एक लड़ाई की जो मारक क्षमता है वह है ड्रोन की जो एक क्षमताएं आई हैं अभी, उन सबको एक सम्मिश्रण करके एक छोटी एक टुकड़ी ऐसी बनाई जाए जो जब ज़रूरत पड़े तेज़ी के साथ में डिप्लॉय होकर के अपनी मुहिम को, अपने देश की मुहिम को आगे बढ़ाए। ये उस रास्ते में एक पहला, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कदम है, और उसको एक रुद्र ब्रिगेड के तरीके से बनाया जा रहा है। ये छोटी टुकड़ी जिसमें सभी किस्म के वॉर फाइटिंग एलिमेंट शामिल होंगे, और इनको डिप्लॉयमेंट पे हमें तेजी मिलेगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी रुद्रा ब्रिगेड की आवश्यकता क्यों पड़ी? खास तौर से ये 3 कारण थे उसके। सबसे पहला, तेज तैनाती की आवश्यकता। हमने 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देखा कि सेना को मोबिलाइज करने के लिए 1 से 2 महीने तक लग गए, और इतना समय आजकल के युद्ध के अंदर अवेलेबल नहीं है। दूसरा बिंदु है सीमित युद्ध। तेज जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो नेबर्स हैं वो परमाणु शस्त्रों से लैस है, तो उससे पहले कि वो इस तरीके का विचार बनाए, उनको समझ में आए और वो अपनी मिसाइलों तक और न्यूक्लियर बम तक जाके वहाँ पहुँचे और बटन दबाने की कोशिश करें, हमें उससे पहले नतीजे तक पहुँचने की आवश्यकता है। तो ये पूरी कार्रवाई बहुत स्पीड के साथ करने की ज़रूरत है। और तीसरा पॉइंट बहुत अहम, कि हमें 2 मोर्चों से खतरा है, बल्कि 2.5 मोर्चों से खतरा है। हमें पाकिस्तान से भी खतरा है, हमें चीन से भी खतरा है, और इंटरनल हालातों के अंदर जैसे इंसर्जेंसीज हैं उनको भी जूझना है। तो 2.5 फ्रंट के ऊपर हमें युद्ध भी लड़ना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रुद्र ब्रिगेड की बहुत आवश्यकता है। चाहे बर्फ से ढकी लद्दाख की चोटियां हों या तपता हुआ थार रेगिस्तान, हर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप विशेष मिशन के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब है अलग रणनीति, अलग हथियार और अलग ही गतिशीलता। तो सर, ये माना जाए कि पूरी सेना के अंदर ये बदलाव होगा। जितने भी जो अभी जो मौजूदा ब्रिगेड्स हैं उन सबको रुद्र ब्रिगेड में बदली कर दिया जाएगा, चाहे वो डेजर्ट्स में हो, प्लेन्स में हो, पहाड़ों में हो, एल्टीट्यूड में हो, या काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड में हो। ये जो बदलाव होगा वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक 100% ब्रिगेड जैसे बदलाव में जाएंगे। जहाँ जहाँ पे जिस हिसाब की टुकड़ी की ज़रूरत है उस हिसाब से वो चेंज किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों के अंदर एक अलग सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी आर्मर्ड कोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वहाँ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से काम चल जाएगा, या इन्फेंट्री और आर्टी की टुकड़ी से काम चलेगा। तो उधर का स्ट्रक्चर अलग होगा बनस्पत की डेजर्ट, जहाँ के अंदर स्पीड के अंदर ऑपरेशन करने के लिए एक आपको टैंकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग किस्म की होगी। तो ये जिस हिसाब से टेरेन, और जो हमारे देश का जो टेरेन है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो बहुत ही अलग अलग किस्म का है। कहीं पे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे रेतीले रेगिस्तान हैं। तो हर जगह की एक अलग टीम उस हिसाब से बनाई जाएगी, ताकि वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जहाँ पर जैसी फौज चाहिए, जिस हिसाब की टुकड़ी चाहिए, वैसे बनाई जाएगी। अब देखिए, ये रुद्र ब्रिगेड बनेगा, इसके अंदर इसके जो जितने एलिमेंट्स हैं इनके आपस के अंदर समन्वय बिठाना, और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के
साथ भी समन्वय बिठाना एक बहुत आवश्यक कार्य होगा, क्योंकि आजकल ये लड़ाइयाँ बहुत ही आधुनिक हो गई हैं। ये एकांत में नहीं लड़ी जाएंगी, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ी जाएंगी। तो आप लड़ाई बेशक आप राजस्थान में लड़ रहे हो, लेकिन आपको नेवल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। नेवल सपोर्ट यानी कि उनके टोही विमान, तो उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपका एयरफोर्स, क्योंकि आप एयर सपोर्ट भी ले रहे हो, उनके साथ भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सारी एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि एक चैलेंज है जिसको दूर किया जा रहा है, दूर किया जाएगा। युद्ध अभ्यास किए जाते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें सुलझाई जाती हैं। साथ ही अब क्योंकि ये अत्याधुनिक हथियारों की इसको ज़रूरत होगी रुद्र को, क्योंकि आप आधुनिक लड़ाई लड़ेंगे, बहुत तेज़ रफ्तार वाली लड़ाई लड़ेंगे, तो ये आधुनिक हथियारों की आवश्यकता होगी। देसी हथियार अधिक से अधिक होने चाहिए, उनका लॉजिस्टिक्स आसान होता है, रिपेयर और आपूर्ति बड़ी आसानी से होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहेगा। फिर जैसे ये वॉल पर देख रहे हैं आप, लॉजिस्टिक्स लिखा हुआ है, तो लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत तीव्र गति से ये लड़ाई चलेगी, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट होगा, तो लॉजिस्टिक्स यानी कि जो रसद पहुंचाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ट्रक्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं या हवाई जहाज़ से सामान गिराया जाएगा, तो ये भी इस चीज़ में शामिल होंगे। तो ये भी एक चैलेंज होगा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारी चीज़ों को सही तरीके से बिठाने के लिए आपको चाहिए होगा पैसा। तो पैसे का मतलब है कि बजट की सीमा भी एक आपके लिए चैलेंज होगा, देश के लिए चैलेंज होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर काम हो भी रहा है और काम आगे भी जारी रहेगा। भारत के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रणनीति और रफ्तार का एक ताकतवर मेल है। ये सिर्फ सैन्य सुधार नहीं, बल्कि भारत का अपने दुश्मनों को एक संदेश है। हम तैयार हैं और पहले से कहीं ज्यादा तेज भी हैं। भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स, जिसे अक्सर राष्ट्रहित की एक महान कोशिश के रूप में पेश किया जाता है, अब शतरंज की बिसात से ज्यादा एक नाटक के मंच जैसी लगने लगी है। एक ऐसा मंच जहां सिद्धांत सिर्फ एक दिखावा है, असली पटकथा तो ताकतवर देश लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत को लीजिए। अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने के बाद दबाव बनाता है, दूसरी श्रेणी के प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है। लेकिन यूरोप वो अब भी रूस से गैस खरीद रहा है, लेकिन उसको ये रियायत मिलती है क्योंकि वो यूक्रेन का समर्थन करता है। अब जब अमेरिका और यूरोप करे तो रणनीतिक आवश्यकता, और जब भारत करे तो नैतिक उल्लंघन। ये नैतिकता नहीं, शक्ति की कहानी है। असल फर्क इस बात का है कि नियम कौन बना रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर हिंसक झड़पें हुई, वायुसेना और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया, और ये हालात पूरी तरह युद्ध में तब्दील नहीं हुए। गनीमत है। ये दरअसल लड़ाई एक हिंदू मंदिर को लेकर हो रही थी, जिस पर दोनों देशों का दावा था, और ये विवाद 1907 में फ्रांसीसी सीमा रेखा खींचने के समय से चला आ रहा है। दक्षिणी पूर्व एशिया में ऐसी सीमा टकराव शुरुआत में स्थानीय झड़प लग रहे थे, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो असली कहानी कुछ और ही है। पर्दे के पीछे अमेरिका और चीन दोनों विरोधी पक्षों का समर्थन करते नजर आए और अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए थे। शांति की बातें की जा रही थी, लेकिन असली खेल ताकत और दबाव का था। बात भले ही शांति की हो, असली एजेंडा है प्रभाव और प्रभुत्व की राजनीति। पहले नारे लगे इंडिया आउट, फिर आया फोटो ऑप्स और राजनयिक मुस्कानें। जब रिश्ते सुविधाओं पर टिके हों तो आज का दुश्मन कल का दोस्त बन सकता है। वैश्विक राजनीति के रंगमंच में सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि सही क्या है, ये कौन तय करता है। जब तक जवाबदेही मुख्य भूमिका में नहीं आती, ये बेतुकापन और गहराता रहेगा। अभी के लिए वैश्विक कूटनीति कोई नियमों की किताब नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है जिसकी ताकत की मांग पर बार बार लिखा, बदला और दोहराया जाता है।
भारत का सैन्य आधुनिकीकरण एक तरफ जहां रणनीतिक आवश्यकताओं को दर्शाता है, वहीं भू राजनीति और विरोधाभासों को भी उजागर करता है। चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते खतरे के बीच नई दिल्ली स्मार्टर फोर्स स्ट्रक्चर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और जॉइंट ऑपरेशन में निवेश कर रही है। शकेतकर कमेटी जैसी सुधार योजनाएं स्ट्रीमलाइन मैनपावर को सुव्यवस्थित करने की और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लागू की जा रही हैं। लेकिन जब भारत डेटरेंस पावर को बढ़ा रहा है, तब उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ग्रे जोन टैक्टिक्स और छल युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर वैश्विक शक्तियां शांति के नाम पर हथियारों की होड़ को हवा दे रही है। इस विरोधाभास का सार यही है, हम सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां अस्थिरता अक्सर जानबूझकर उत्पन्न की जाती है। इस ताकत और भय के रंगमंच में भारत की असली चुनौती है आधुनिकीकरण करना, लेकिन भू राजनीति के जाल में फंसे बिना। इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with दानवीर के साथ साझा जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।